कल सवाल आ रहा था कि जनवाद और जनवाद, जनता का जनवाद क्या है, इसमें आ जाएगा जनता का जनवादी मोर्चे का निर्माण। और लेनिन का कहना था कि पार्टी प्रोग्राम वो दस्तावेज है जिसके आधार पर पार्टी सदस्यता मिलती है, लेता है। हम ये करेंगे, कार्यक्रम है। क्या कार्यक्रम है हमारा? हर कम्युनिस्ट का कार्यक्रम है। अभी हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे, हम लोगों ने बहुत सरल तरीके से बताया कि मार्क्सवाद क्या है। मार्क्सवाद यह है कि मनुष्य से मनुष्य का विभेद, उसका जो शोषण है, उसको समाप्त करता है। एक सेंटेंस, बहुत सरल बताया था। कार्यक्रम क्या है? एक सेंटेंस। कार्यक्रम कम्युनिस्ट का क्रांति करने का, हम क्रांति करें, यही हमारा कार्यक्रम है। इसके अलावा दूसरा कार्यक्रम नहीं है कुछ। हमको क्रांति करना है, ये हमारा कार्यक्रम है। अब क्रांति करेंगे हम। क्रांति का मतलब भाई आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं, आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो आपको दुश्मन होगा, शत्रु होगा ना। वर्ग संघर्ष करने जा रहे हैं, वर्ग इंकलाब करने जा रहे हैं तो वर्ग शत्रु होगा। वर्ग शत्रु के खिलाफ में लड़िएगा तो एक लड़ाई का खाका होगा ना आपका, लड़ाई का खाका भी होगा। या आप AK-47 इस्तेमाल कीजिएगा कि तलवार डंडा यूज कीजिएगा, या क्या होगा नहीं होगा, सारी बातें। और वो रणनीति होगी, और इस रणनीति को लागू करने के लिए जो जो कदम फौरी तौर पर उठाने हैं, वो हमारी राजनीतिक लाइन है। ये मंजिल क्या है? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टेज। मतलब अभी की परिस्थिति क्या है, क्रांति की मंजिल क्या है, चरण कौन सा है, क्या चरण? थोड़ा सा आगे बढ़े। इस चरण को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि कोई चीज हठात तो नहीं आ गई। आज की जो परिस्थिति है, ये मंजिल है, ये कहां से है, आए कैसे, पहुंचे कैसे? जनजात्मक बौद्धिकवाद तरीके से हम सोचने की कोशिश करें कि क्रांति अभी है तो पहले क्या कोई क्रांति थी या हुई कि नहीं हुई? ये हठात यहां पहुंच गया? नहीं, क्रांति हुई। कैसी क्रांति हुई? हम लगातार साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्य के बाद खिलाफ लड़ते रहे, वर्षों लड़े ना। लड़ करके हमारे जो दुश्मन था, आप यहाँ नहीं आइएगा, यहाँ नहीं आइए आप लोग, ठंडा कुछ लगा दीजिए। हम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ में लगातार लड़ते रहे, लड़ने के बाद उसको परास्त किया और यहाँ पर वो छोड़कर गया। ठीक है, ये जो आजादी का संघर्ष था, जहां आपने शासक वर्ग को परास्त किया, हटाया और नया परिस्थिति आया, वो जो संघर्ष था, वो संघर्ष क्या? उस संघर्ष में आप गौर कीजिएगा, अरे आना जाना बंद कर दिए, बंद कर। उस संघर्ष में नौजवानों ने, महिलाओं ने, किसानों ने, मजदूरों ने, इवन छोटे पूंजीपतियों ने, स्वदेशी पूंजीपतियों ने, कुछ कुछ बड़े बड़े किसानों ने, कुछ सामंतों ने भी, मुसलमानों ने, हिंदुओं ने, दलित ने, सबने भागीदारी, ठीक ही नहीं?
क्या था? ब्रिटिश हुकूमत को यहां से उखाड़ के फेंकना है। ये एक जनरल यूनाइटेड फ्रंट बना और आजादी के मिलने के बाद ये जनरल यूनाइटेड फ्रंट का काम खत्म हुआ। इस जनरल यूनाइटेड फ्रंट का नेतृत्व कांग्रेस ने किया, नेशनल कांग्रेस ने किया। कल कॉमरेड सुखनाथ ने बहुत बारीकी के साथ में या कुछ सिलसिलेवार तौर से कम्युनिस्टों की उसके अंदर क्या भूमिका रही लगातार बताया, राइट ना? मगर लीडरशिप कम्युनिस्टों की नहीं रही, लीडरशिप मजदूरों की नहीं रही, लीडरशिप किसानों की नहीं रही, वर्गीय दृष्टिकोण से लीडरशिप नहीं रही। मगर सब लोग मिलकर रहे और मिल करके इस मुकाम पर पहुंचे। कॉमरेड सुखनाथ ने कल बताया कि 1908 में बोल्शेविक इंकलाब होने के बाद, क्रांति होने के बाद हमारे जो भारत में सबसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी बनी है। उन्होंने बताया कि हम लोग ताशकंद में जाकर के नीलगिरी कम्युनिस्ट पार्टी बनी 1920 में। कितने लोग गए थे? 7 ये बना 1920 में। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद में बनी, भारत में नहीं बनी। ये इनकलाबी थे जो भारत में इनकलाब की धारा को लेकर के आए। सवाल है 1920 में तो कम्युनिस्ट पार्टी बन गई, तो 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी बन गई तो कम्युनिस्ट कैसे बन गया जब कार्यक्रम ही नहीं था? जी नहीं, कार्यक्रम का दस्तावेज खुले तौर पर, संगठित तौर पर। कल उन्होंने बताया कि 1920 में जो हमारे साथी लोग आ रहे हैं वही रास्ते में ही उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया, गदर पार्टी लोग आ रहे हैं। और हमारे इस समय में निर्धारित कोई कार्यक्रम नहीं था, पार्टी प्रोग्राम नहीं था। अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ में लड़ना है। 1930 में पहला दस्तावेज बना ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन, और इस ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन के वक्त जो है एक सेंट्रल कमेटी बनाई गई, क्योंकि थोड़ा उस वक्त तक कम्युनिस्ट लोगों का आंदोलन शुरू हो गया था और जमावड़ा शुरू हुआ। ये मेरठ कॉन्स्पिरेसी और जो काकोरी कांड और ये सब होने लगा कम्युनिस्ट लोगों का, उसके बैकग्राउंड में 1933 में ड्राफ्ट प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन जो है, ये तो पार्टी प्रोग्राम नहीं था, मगर हम कैसे काम करेंगे इस बात पर चर्चा थी। 1933 में ड्राफ्ट पॉलिटिकल थीसिस बोल करके एक दस्तावेज हम लोगों ने, कम्युनिस्ट लोगों ने अडॉप्ट किया, और फिर 1936 में प्लेटफॉर्म ऑफ एक्शन जो है बनाया। ये तीव्र दमन चल रहा था, ऑल इंडिया पार्टी बनाना संभव नहीं हो रहा था, राज्य कमेटी बनाना संभव नहीं हो रहा था, सांगठनिक रूप देना संभव नहीं हो रहा था। कुछ आपस में मिल करके हम लोग क्रांतिकारियों का इस चरण से चल रहे थे, मगर लगातार कोशिश हो रही थी कि हम कैसे कार्यक्रम को, क्रांति का हमारा कार्यक्रम क्या होगा, उसके ऊपर बहस चल रही थी लगातार। 1947 में आजादी और क्रांति के चरण के बारे में अंदरूनी बहस शुरू हुई, जो कि कल अंडरलाइन किया 1947। अब तो हम आजाद हो गए। आजादी के बाद 3 धाराएं स्पष्ट रूप में सामने आ गई। एक ने कहा कि यह क्रांति कुछ हुई नहीं, यानी अंग्रेजी हुकूमत जो है वो गया ही नहीं, या साम्राज्यवाद रह गया है पूरा पूरी तौर पर, और अभी भी हुकूमत जो है साम्राज्यवादियों की है। दूसरे ने कहा कि साम्राज्यवाद पूरी तौर पर ध्वस्त हो गया है, और अभी जो है जो लीडरशिप में थे नेशनल कांग्रेस के या बुर्जुआ पार्टी के बुर्जुआ लोग थे, वो लोग जो है अभी नेतृत्व देंगे।
और चूंकि इन्होंने आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट किया है तो ये प्रोग्रेसिव है। ये जो साम्राज्यवादी जो कुछ रेमिनेंट है उसके खिलाफ में लड़के उसको साफ कर देंगे और देश को जो है यहाँ पर हमारी एक व्यवस्था बनेगी जो कि एक प्रोग्रेसिव व्यवस्था होगी। एक ये बात। और भी बहस चला, बहस ये चला कि नहीं हमको जो आजादी मिली है ये झूठी नहीं है, ये पूर्ण आजादी नहीं है, ये पूर्ण आजादी नहीं। कांग्रेस सरकार ने उस समय में कल रखते वक्त इतिहास को पूर्ण आजादी के बारे में कहा, संपूर्ण आजादी के बारे में कहा, संपूर्ण आजादी। ये आजादी अधूरी है। नहीं, वो तो अलग बात है। जो दस्तावेज में कांग्रेस के अंदर हम लोग पुश कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज, आजादी नहीं, स्वराज, पूर्ण स्वराज और स्वराज, वो जो डिबेट हम चला रहे थे क्या था? हम कहते थे कि पूर्ण स्वराज और स्वराज में फर्क है। स्वराज मतलब कांग्रेस का कहना था, लगातार इस बीच में जो हम काम कर रहे थे दमन के संबंध में, कांग्रेस के अंदर सह यात्रा सोजोन ब्रिटिश ग्राउंड रहेगा, उसके तहत में राज्य को चलाने का कुछ क्षमता हमको रहेगा और हम राज्य को चलाएंगे, यानी देशी नुमाइंदे उसको चलाएंगे, कंट्रोल ऊपर से रहेगा। ये स्वराज का परिकल्पना था कांग्रेस का, जिसके खिलाफ में आपको बताया गया कि ऑलरेडी कम्युनिस्ट लोगों ने आंदोलन करके लगातार इस बात को कहा और उसको बाद में कांग्रेस को बना के पूर्ण स्वराज, यानी कि हमारा अपना पूरा, वो बात तो कंप्लीट हुई। परंतु ये विचारधारा की आजादी पूरी पूरी झूठी है। एक ये और एक ये कि हमको आजादी मिल गया है, हमारा पूर्ण स्वराज का क्रांति हो गया है और ये आगे चल करके यहाँ पर पूंजीवाद की व्यवस्था का विकास होगा और विकास के साथ साथ जो है प्रगतिशील पूंजीवादी है, इसलिए इस विकास के साथ साथ हम समाजवाद के चरण पर पहुंचे। ये विवाद बहुत, ये जो बहस है ये बहुत तीव्र तरीके से आगे बढ़ा और इसमें खास तौर से जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के जो दस्तावेज थे उनकी भी छाप इनके ऊपर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट जो सम्मेलन हो रहे थे उस समय दुनिया के अंदर बदलाव हो रहा था कि कॉलोनियां टूट रही थी, तो एंटी कॉलोनियल जो मूवमेंट है, धारा है, वो प्रमुख रूप से सामने आ रही। मगर हर राष्ट्र की परिस्थिति तो एक नहीं रह सकती है, इसलिए उसके अंदर ये कुछ संकीर्णता वाले बातें भी आ गई। अंत में जैसा 1953 में 1950 में एक डेलीगेशन हमारा गया और वहां पर कांग्रेस कार्य के साथ में बैठ करके बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद एक दस्तावेज बनाया गया। मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जो डेलीगेशन गया था उस समय के सेक्रेटरी भी उसमें मौजूद थे और तीनों विचारधारा के करंट के नेतृत्व करने वाले हमारे साथी लोग भी, लीडर लोग भी थे, इंक्लूडिंग कॉमरेड बासुपुरैया, राजेश्वर राय, डांगे, तीनों विचारधारा के। स्टालिन के प्रेजेंस में एक दस्तावेज बना और 1953 में एक विशेष कॉन्फ्रेंस करके 1954 में पार्टी का कार्यक्रम का दस्तावेज और पार्टी के क्रांति के चरण पर इस पर बहस होना शुरू हुआ। हमने पहले कहा कि ये चरण क्या है, साम्राज्यवाद खत्म हो गया है तो साम्राज्यवाद विरोधी नहीं होगा, साम्राज्यवाद पूरा साम्राज्यवाद रह गया है तो पूरा साम्राज्यवाद विरोधी हो जाएगा। अगर ये तय होगा कि नहीं पूंजीवाद भी यहाँ है और यहाँ पर सामंतवाद भी है तो वो सामंतवाद विरोधी भी होगा और पूंजीवाद विरोधी होगा।
इसलिए चरण के ऊपर जो है ये बहस लगातार चलता रहा। 1954 में पार्टी के कार्यक्रम का दस्तावेज पहला डॉक्यूमेंट बना सीपीआई, हम लोग भी सीपीआई करते। 1954 से फिर इस चरण के ऊपर जो है वो बहस होना शुरू हो गया कि किस स्तर पर है, किस मंजिल पर है हमारा देश का क्रांति, हम किस मंजिल पर है जिसके खिलाफ में करेंगे। 1956 में एक चौथा पार्टी कांग्रेस हुआ पलक्कड़ में, उसमें जो 51 पार्टियां, इंटरनेशनल पार्टियां, 81 पार्टियां, उनके दस्तावेज के आधार पर, उस रेजोल्यूशन के आधार पर इसको आगे बढ़ाया गया और पार्टी नहीं टूटी। 61 में भी छठा पार्टी कांग्रेस विजयवाड़ा में जो हुआ, उसमें भी 81 पार्टी कांग्रेस का ऊपर तीखी बहस हुई और उसकी आलोचना की गई कि भारत के ऊपर फिट नहीं करता। उसी बैकग्राउंड में 1961 में जो ये विजयवाड़ा में जो बात आई, फिर 1962 में चीन के साथ विवाद शुरू हुआ, आप लोग याद कीजिएगा। विवाद के बाद बहुत सारे जो कम्युनिस्ट नेता थे वो जेल की सलाखों के पीछे चले, और जो बाद के उसमें सीपीआई के साथ लोग थे जो हमारे साथ में नहीं आए, उन लोगों ने यहाँ के शासक वर्ग को, कांग्रेस लोगों को मदद किया उन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाने का। और इस तरीके से सिर्फ वैचारिक लड़ाई नहीं बल्कि संगठन पे भी कब्जा करना शुरू हुआ। अब वैचारिक लड़ाई अंदर ले जाने का रास्ता बंद हो गया। ऐसी परिस्थिति आई कि आप वैचारिक परिस्थिति को कब ले जाइएगा, जब संगठन एक रहेगा तब ना। अब वैचारिक रूप में आप कंप्रोमाइज करके भी डिबेट को आगे चलाना चाह रहे हैं, बहस को, कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इस पर बहस जारी रहे, उसकी जो परिस्थिति है वो खत्म हो गई। स्वाभाविक है कि 1962 के बाद 1963 में पुनः एक तेनाली कांग्रेस बुलाया। इस तेनाली कांग्रेस को कांग्रेस इट वाज नॉट अ कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस। उस समय संविधान बना भी नहीं था, इसलिए नेचुरली अभी का कांग्रेस का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो ये तेनाली कांग्रेस हुआ, वहां पर जो 1964 में दस्तावेज हमारे पार्टी ने रेड किया, उसके बारे में बहस मुआवजा हुआ। फॉर्मली 1964 में कलकत्ता के सम्मेलन में जो दस्तावेज हमारा पार्टी कार्यक्रम था उसको अडॉप्ट किया। ये मैंने इसलिए बताया कि अंदर की बहस और जो धाराएं थी तीनों, उसको आपको समझने में कुछ आसानी हो कि कितने धीरज के साथ में इसके ऊपर बहस मुआवजा करके, सांगठनिक लड़ाई लड़के, सारी बातों को करके हम लोग 1964 के कलकत्ता सम्मेलन में हम लोगों ने अपने महीने में अपने पार्टी कार्यक्रम के दस्तावेज को। अब सवाल है कि 1964 के दस्तावेज को करने के बाद भी इसको हम लोगों ने लागू किया और उसके पॉस्चुलेशंस आज तक भी सही है। मगर 1993 में चेन्नई कॉन्फ्रेंस में इस बात को नोट किया गया कि इसकी जो बहुत सारी अवधारणाएं हैं उसके अंदर वस्तुगत परिस्थितियों में परिवर्तन काफी ज्यादा हो चुका है। बुनियादी बातों में नहीं, खासतौर से यूएसएस, सोवियत रशिया के विभाजन के बाद, एक इतनी बड़ी विघटन के बाद जो झुकाव है शक्ति संतुलन का, वो साम्राज्यवाद के फेवर में गया है। और साथ ही साथ हमारे अपने देश के अंदर सांप्रदायिक ताकतों ने भी जबरदस्त तरीके से उठान करना शुरू किया। 1993 में ये फैसला लिया गया कि हमारे अपने पार्टी के कार्यक्रम को जो है उसको अद्यतन करना पड़ेगा। अद्यतन करने का मतलब फिर पुरानी बातों को रिजेक्ट करने का नहीं है, बल्कि उसको आज के दिए हुए परिस्थिति के अनुसार अपडेट करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारे पिताजी के समय मोबाइल फोन था ही नहीं, तो उनके पास मोबाइल के माध्यम से संचार व्यवस्था की परिकल्पना क्या रही होगी? नहीं रही होगी ना। उसी तरीके से अगर यहाँ सांप्रदायिक का फांसीवाद अगर झांक रहा है और साम्राज्यवाद सिर के ऊपर चढ़ रहा है, समाजवाद का विघटन हुआ है, तो परिस्थितियां बदलने के बाद उन परिस्थितियों के हिसाब से हमको आकलन करके कम से कम उसको अपडेट तो करना पड़ेगा। इसलिए 2000 साल में हमारे पार्टी के कार्यक्रम को अपडेट किया। परंतु मैं आपको पुनः याद दिला दूं कि इससे जो चरण है इनकलाब का,
क्रांति का, वो नहीं बनता। चरण वही रह गया है, स्टेज वही है। क्या स्टेज है? हमारे पार्टी का मूल्यांकन है कि अभी देश के सत्ता के ऊपर काबिज, अभी नहीं बल्कि वर्गीय दृष्टिकोण से नेतृत्व कर रहा है, जिसका इजारेदार पूंजी, और ये इजारेदार पूंजी अपने को मजबूत करते हुए आगे बढ़ रहा है, और साथ ही साथ इसने यहाँ की जो सामंती प्रथा है उसको ध्वस्त नहीं किया, उसके साथ में इसने गठजोड़ किया, और ये लगातार जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं उनके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं, उनके साथ में रिश्ता बनाएंगे, लगातार सामंजस्य बनाएंगे। तो हमारा स्टेज या मंजिल है हमारी लड़ाई की, क्रांति की, सबसे पहले ये जनवादी क्रांति। जनवादी इसलिए ये जनवादी क्रांति क्यों है? ये जनवादी क्रांति इसलिए है कि कभी भी जब पूंजीवाद आगे बढ़ता है, विकसित होता है, तो विकसित होने का तरीका होता है कि वो सामंतवाद को समाप्त करता है, देखते रहना, वो क्रांति करता है, समाजवाद को ये सामंतवाद को उसको समाप्त करता है, उसके खिलाफ में लड़ करके और फिर पूंजीवाद की स्थापना करता है। ये तो कल कॉमरेड रामचंद्र ने भी और हिस्टोरिकल मेटेरियल में भी, ऐतिहासिक विकास भौतिकवाद में भी इस बात को रखा है आपके सामने। परंतु हमारे देश के पूंजीवादी वर्ग ने इस सामंतवाद को समाप्त नहीं